नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। आज हम राजनीति विज्ञान के पेपर सीरीज के दूसरे पेपर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सर्दी बढ़ गई है। पेपर सीरीज का दूसरा पेपर है आज अपना राजनीति विज्ञान का। तो हम शुरू करते हैं पहले वैकल्पिक प्रश्नों से। खंड ए यानी भाग ए, इसमें वैकल्पिक प्रश्न है अपने पास। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ के उस नेता का नाम बताइए जिसने 1985 में सुधारों की शुरुआत की थी। यानी हमें सोवियत संघ के उस नेता का नाम बताना है जिसने 1985 में सुधारों की शुरुआत की थी। यहाँ पे किस सुधार की बात हो रही है, यानी 1985 तक सोवियत संघ रूस में साम्यवादी व्यवस्थाएं थी। तो हमारे पास पहला है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा है मिखाइल, चौथा है निकेता। तो हम देखते हैं कि 1985 के आसपास कौन सा नेता था, हमें याद करना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। जब सोवियत संघ रूस बना था तब लेनिन मुख्य नेता था। उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे स्टालिन था। तो इसका विकल्प हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। कौन सा हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। तो 1991 में आने के बाद 1991 में आने के बाद सोवियत संघ रूस 15 गणराज्यों में बंट गया था। यानी सोवियत संघ रूस कितने गणराज्यों में बन गया था? 15 गणराज्यों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? यानी दक्षेस संगठन क्या है? जो दक्षिणी एशिया के जो देश है उनका एक संगठन है। तो भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान। तो दक्षेस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? चीन दक्षेस का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि में किस रंग की है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पृष्ठभूमि है ध्वज की, वो किस रंग की है? जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग का है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो किस रंग का है? लाल, हल्का नीला, सफेद, हरा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रंग है वो कौन सा रंग है? संयुक्त हल्का नीला, क्योंकि आसमान का रंग हल्का नीला होता है कि पूरी दुनिया में आसमान जब एक है तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक होगा। ये उसके पीछे की मुख्य विचारधारा थी। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? यानी ये क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसके तहत ये देखा गया कि हर देश ने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने कब किए थे? 1997, 2000, 2002, 2005। तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2002 में। अगला है, वैश्वीकरण के विरोध में बना वर्ल्ड सोशल फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैश्वीकरण के विरोध में बना वर्ल्ड सोशल फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, ब्राजील, केन्या, स्विट्जरलैंड। तो इसका सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। अब यह प्रश्न देखिए बहुत ही अपने देश से जुड़ा हुआ, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? अब देखिए जो पहला चुनाव हुआ था ना, उसमें महिलाओं के वोट को लेकर बहुत समस्या आई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को इस तरह से व्याख्यात किया जाता जैसे फलाने की माँ, फलाने की बहन, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी, यानी महिलाओं का डायरेक्ट नाम नहीं होता था। इसलिए उस टाइम पे केवल 17 करोड़ ही मतदाता जो पंजीकृत हो पाए थे। ठीक है, तो पहले याद रखना, पहले चुनाव में 17 करोड़ ही हो पाए थे। क्यों हुए? क्योंकि महिलाओं के पूरे वोट ऐड ही नहीं हो पाए थे। महिलाओं का परिचय आमतौर पर इसी तरह दिया गया, फलाने की माँ, फलाने की बहन, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी। ठीक है। अगला है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वामीनाथन, कुरियन, चरण सिंह, महालनोबिस। तो देखिए स्वामीनाथन किससे जुड़ा हुआ है? स्वामीनाथन भारत में क्रांति हुई थी, हरित क्रांति,
उससे जुड़ा हुआ है। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और महालनोबिस किससे जुड़े हुए हैं? पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। 1967 के चुनावों के बाद गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ। इसे क्या कहा गया? साझा सरकार, बहुदलीय युग, सिंडिकेट राज, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा गया बहुदलीय युग। वर्तमान में भी बहुदलीय युग ही है। उन्नीस सौ 1974 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्रुखी ठाकुर। तो देखिए 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। उन्होंने समाजवाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? समाजवाद का। वामसेप का गठन किस वर्ष हुआ था? 1978, 1980, 1984, 1990। तो वामसेप का गठन हुआ था 1978। वामसेप के गठन में श्री काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित संगठन था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत इजराइल के संबंधों में हाल ही के वर्षों में किन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई है? कृषि, रक्षा एवं तकनीक, पर्यटन, उपयुक्त शक्ति। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। राजस्थान में एक वृक्ष पाया जाता है जिसे किक्कर बोलते हैं। वो किक्कर कहाँ से आया हुआ है? इजराइल से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर था? कृषि, भारी उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, दीनदयाल उपाध्याय। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। समाजवाद का नारा दिया था। अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया? अगस्त 18, अगस्त 19, जनवरी 20, अगस्त 21। तो देखिए अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदला था? ये लुईस्ट नहीं है, लुक ईस्ट है ये। ठीक है, ये नीति कौन लेके आया था? इंद्र कुमार गुजराल लेके आया था। उसे बदला किस में? एक्ट ईस्ट में। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी आए के गुजरात। तो श्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने इसे बदला था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन.जी. रंगा, के.एम. मुंशी। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 10, 15, 20। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, सिंचाई। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जो एबीसीडी के जो प्रश्न थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। तो अब हम आगे, पहला प्रश्न है, सोवियत संघ ने के माध्यम से पूरी यूरोप के देशों को अपने प्रभाव में लिया। कौन सी संधि थी भाई? वो वार्सा संधि। कौन सी संधि? वार्सा संधि। यानी एक संधि हुई थी वार्सा संधि, जिसके माध्यम से सोवियत संघ ने पूरी यूरोप के देशों पे अपना प्रभाव जमाया था। यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए संधि की गई। यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए कौन सी संधि की गई थी भाई? यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए मास्ट्रिच संधि की गई थी।
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, कब किया था? 1974 में। प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। साझी संपदा पर पूरी दुनिया का अधिकार होता है सामूहिक, ठीक है, सामूहिक या साझा, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री 1984 के चुनाव में लोकसभा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो उन्होंने जीती थी 415 सीटें, जो अभी तक जीती गई सभी सीटों में सबसे अधिक है। इसमें आपको बता दिया मैंने, साझा या सामूहिक, ठीक है, साझा या सामूहिक, यानी साझी संपदा पर पूरी दुनिया का साझा अधिकार होता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी, जो आजादी के बाद लोकतंत्र के गठन के बाद जीती गई सर्वाधिक सीटें हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी पार्टी के थे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल, वर्तमान ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई? अभी हम बात करके आए थे अबे में, मिखाइल गोर्बाचेव। यानी इनके बाद ये 1991 में रूस कितने देशों में बंट गया था? 15 देशों में बंट गया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने बात की थी कि कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। तो ये क्या नाम है? इसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं अंग्रेजी में, एम्नेस्टी इंटरनेशनल। देखिए, दो शब्द लिखे हुए होते हैं, जो शब्द नीचे लिखा हुआ होता है वो हमेशा पूरा होता है। तो ये शब्द कैसे है? एम्नेस्टी, यानी इसमें मैं आधा और न पूरा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आमतौर पर? ह्यूमन राइट्स। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 में, भारत पाक युद्ध के समय। उन्नीस सौ 75 में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? आंतरिक असहमति के आधार पर की गई थी। अब इस आंतरिक असहमति को हटा दिया, इसकी जगह क्या कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह। कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में। दलित पैंथर आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? दलित पैंथर की मांग जाति आधारित भेदभाव की समाप्ति और दलितों के अधिकारों की रक्षा करनी थी। भारत की विदेश नीति का कोई एक मुख्य आधार बताइए। गुटनिरपेक्षता या पंचशील सिद्धांत। वर्तमान में भारत में किस गठबंधन की सरकार है? वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। अब हम देखते हैं वो पर्सन जिनकी सीमा 50 शब्द होती है लगभग। पहले वाले पर्सन थे, पहले हमने देखा एबेसेद, फिर हमने खालिस्तान यानी रिक्स्तान की पूर्ति, तीसरे हमने एक या दो शब्द में उत्तर देने थे। अब कितने हैं? 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें दो कारण लिखने हैं। आर्थिक गतिरोध। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया, जिससे आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो सकी और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरा, अभी हमने बात की थी गोर्बाचेव के सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और ग्लासनोस्त
खुलापन की नीतियों ने लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, जिससे सोवियत तंत्र संभल नहीं सका। वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ को समझाइए। वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ का तात्पर्य है कि दबदबा रखने वाला देश केवल सैन्य आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और जीवन शैली को भी थोपता है। इसमें शक्तिशाली देश अपनी संस्कृति जैसे खान पान, पहनावा, भाषा को इस प्रकार लोकप्रिय बनाता है कि दूसरे देश उसे स्वेच्छा से स्वीकार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में अमेरिकी जीवन शैली और नीली जींस का प्रभाव सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम और उनके कार्य लिखिए। पहला है सुरक्षा परिषद। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यह विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग एवं प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का निपटारा करता है और कानूनी विषयों पर सलाहकारी राय देता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में क्या अंतर है? सुरक्षा के पारंपरिक धारणा का मुख्य रूप से सैन्य खतरों और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा से जुड़ी है, जिसमें एक देश का दूसरे देश पर हमला प्रमुख खतरा माना जाता है। ठीक है। इसके विपरीत अपारंपरिक धारणा में खतरों का दायरा विस्तृत है। इसमें केवल राज्य ही नहीं बल्कि मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व जैसे महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी और आतंकवाद शामिल है। आज़ादी के समय भारत के सामने मौजूदा किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। विविधता में एकता। भारत जैसे विशाल और विविध संस्कृति, धर्म तथा भाषा वाले देश को एकता के सूत्र में बांधना और एक अखंड राष्ट्र बनाना सबसे पहली चुनौती थी। दूसरा है लोकतांत्रिक की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में लोकतांत्रिक ढांचा विकसित करना और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करना एक कठिन कार्य था। एकदलीय प्रभुत्व और बहुदलीय प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदलीय प्रभुत्व वह स्थिति है जहां चुनाव तो लोकतांत्रिक होते हैं लेकिन किसी एक ही दल का दबदबा लंबे समय तक बना रहता है, जैसे भारत में शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के साथ था। वही बहुदलीय प्रणाली में कोई राजनीतिक दल सत्ता की दौड़ में समान रूप से सक्रिय होते हैं और किसी एक दल का स्थायी वर्चस्व नहीं होता बल्कि गठबंधन सरकारों की संभावना अधिक रहती है। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस में इसका क्या महत्व था? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था। इस समूह का नेतृत्व के कामराज और एस लिंगपार जैसे दिग्गज नेता कर रहे थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इन समूह की निर्णायक भूमिका थी। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद के कारण 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस की हार के दो मुख्य कारण लिखिए। आपातकाल की ज्यादतियां। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी, प्रेस पर सेंसरशिप और मानव अधिकारों के हनन से जनता में गहरा असंतोष था। विपक्ष की एकता। 1977 में लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट हो गए, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ वोटों का बिखराव रुक गया और जनता को एक मजबूत विकल्प मिला। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अर्थ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी अलग पहचान, संस्कृति या भाषा के आधार पर अधिक स्वायत्तता या अधिकारों की मांग करना। भारत में यह अक्सर केंद्र सरकार से अधिक संसाधनों, विशेष दर्जे या अलग
राज्य की मांग के रूप में सामने आती है। यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है, बशर्ते यह मांग राष्ट्र की एकता और अखंडता के दायरे में हो। मंडल आयोग के 2 प्रमुख सिफारिशें क्या थी? आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। भूमि सुधार, पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने की सिफारिश की गई थी ताकि केवल पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर न रह सके। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश किसने लागू की थी? वीपी सिंह ने। अब हम शुरू करते हैं खंड से, जिसमें हमें लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना रहता है। ठीक है, बड़े प्रश्न है, थोड़ा आराम से। अगर आपको कोई प्रश्न में आपत्ति भी, मतलब कोई प्रश्न थोड़ा कम भी आता हो ना, तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो परीक्षा में इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न है, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था जो आज इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसके मुख्य कारण क्या थे? तो देखिए, शुरू करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, प्रश्न है, देखिए ये यहाँ पे गलत लिखा गया है भाई। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था के तीव्र उत्थान के पीछे उसकी नीतियां और चरणबद्ध सुधार रहे। 1970 के दशक में चीन ने अपनी बंद द्वार की नीति को त्याग कर खुले द्वार की नीति अपनाई, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। चरणबद्ध सुधार, चीन ने शॉक थेरेपी की बजाय क्रमिक सुधार किए। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, जिसमें ग्रामीणों की आय बढ़ी, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सेज बनाए गए, जहां व्यापारिक नियम उदार थे। इनमें चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। शिक्षा और स्वास्थ्य, चीन ने अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी निवेश किया, जिसमें उसे कुशल और उत्पादक मानव संसाधन प्राप्त हुए। WTO में प्रवेश, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिली, जिससे उसकी निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अब इसके अथवा में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी एशिया में शांति स्थापना के लिए भारत की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। दक्षिणी एशिया में भारत की भौगोलिक और आर्थिक रूप से सबसे बड़ा देश है, इसलिए यहाँ शांति स्थापना में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साफ्टा, भारत ने दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि आर्थिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिले। गुजराल सिद्धांत, भारत ने अपने छोटे पड़ोसी नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ संबंधों की उदारता दिखाई, जिससे वह बदले में अपेक्षा किए बिना मदद करता है। शांति सेना और सहायता, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के समय शांति सेना भेजना हो या मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को रोकना, भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। आतंकवाद पर रुख, भारत ने इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता है, ताकि सभी देशों का विकास शांतिपूर्ण वातावरण से हो सके। अगला प्रश्न है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न ही दोबारा टाइप हो गया है। यह सिद्धांत 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में अपनाया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति विकसित और विकासशील देशों के अलग अलग दृष्टिकोण को संतुलित करता है। साझी जिम्मेदारी, इसका अर्थ है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना पूरी दुनिया की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। अलग अलग जिम्मेदारियां, विकासशील देशों का तर्क है कि वर्तमान पर्यावरण गिरावट के लिए विकसित देश
अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया। इसलिए विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। क्षमता का सिद्धांत, विकसित देशों के पास अधिक वित्तीय संसाधन और उन्नत तकनीक है, अतः उन्हें विकासशील देशों की तुलना में अधिक कटौती करनी चाहिए और उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। भारत और चीन जैसे देश इसी आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल जैसी संधियों में छूट की मांग कर रहे हैं। इसके अथवा में अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण आंदोलन के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण आंदोलन के वैश्विक स्तर पर सरकारों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न रूपों में उभरे हैं। वन संरक्षण आंदोलन, भारत का चिपको आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है, जहां लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया। ऐसे आंदोलन वनों की कटाई रोकने और सामुदायिक अधिकारों के लिए होते हैं। बांध विरोधी आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन बड़े बांधों के कारण होने वाले विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। खनिज उद्योग का विरोध, कई देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे अनियंत्रित खनन के खिलाफ स्थानीय लोग और पर्यावरणविद एकजुट हुए ताकि जल और जमीन को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। साफ ऊर्जा की मांग, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन कोयला तेल के बजाय सौर पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों को अधिक अपनाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में के राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखिए ये प्रश्न हर बार अलग टाइप हो गया है, तो इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको जब अगर ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको ये कीजिए वाला प्रयोग नहीं करना है, आपको लिखना है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना, आगे ऐसे निशान लगा देने हैं, ठीक है। वैश्वीकरण ने राज्य की पारंपरिक संप्रभुता और कार्य प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। राज्य की शक्ति में कमी, आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी हुई। अब राज्य कल्याणकारी कार्यों से पीछे हटकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुख्य कार्यों तक सीमित हो गया। आर्थिक नीतियां अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं WTO द्वारा प्रभावित होती हैं। तकनीकी से मजबूती, दूरियां और वैश्वीकरण ने राज्यों को आधुनिक तकनीक प्रदान की है। डेटा और सूचना के माध्यम से सरकारें अब अपने नागरिकों के बारे में बेहतर जानकारी रख सकती है और शासन को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पहचान। वैश्वीकरण ने राष्ट्रवाद को भी चुनौती दी है, लेकिन कई देशों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ाई है। अतः राज्य आज भी विश्व राजनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बदल गया है। यानी आज भी विश्व की राजनीति, जैसे भारत के बारे में देखते हैं, भारत अनेकता में एकता। अगला प्रश्न इसके अथवा में, वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया था। 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन से, उस टाइम देश के गृह मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, इसलिए भारत में उदारीकरण का जनक श्री मनमोहन सिंह को कहा जाता है। बाजार का खुलना, विदेश निवेश के लिए रास्ते खुले, जिससे भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। निर्यात उन्मुख विकास, भारत ने अपनी नीतियों को निर्यात बढ़ाने की दिशा में मोड़ा, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। सब्सिडी में कटौती, वैश्वीकरण के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सुझावों पर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उपभोक्तावाद, भारतीय बाजार में वस्तुओं की विविधता बढ़ी है, जिससे माध्यम से मध्यम वर्ग की जीवन शैली और खपत के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। तो हम देखते हैं उदारीकरण की नीति के कारण भारत में क्या क्या बदले हैं।
अगला प्रश्न है, नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मैंने पहले बताया था आपको ये कीजिए वाला शब्द थोड़ा हटाना है, इसकी जगह आपको डैश लगाना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की ठोस नींव रखी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। नेहरू चाहते थे कि भारत की किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू ना बने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करे ताकि विदेश दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हित का निर्णय लिया जा सके। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। भारत में एक विशाल और विविध देश था। नेहरू का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश को टूटने से बचाना। इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों पर जोर दिया। तेज गति से आर्थिक विकास। भारत को विकास के लिए विदेश सहायता और शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता थी। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर नेहरू ने दोनों ही खेमों अमेरिका और सोवियत संघ से आर्थिक और तकनीकी मदद प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि देश की गरीबी दूर की जा सके। इसके अथवा में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर विवाद के महत्व को समझाइए। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य और जटिल मुद्दा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, जिसके कारण 47, 48, 65 और 99 कारगिल में युद्ध हुए। सीमा पर आतंकवाद। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो दोनों देशों के बीच वार्ता में सबसे बड़ी बाधा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच। पाकिस्तान इस मुद्दे पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच यूएन का उठाता है, जबकि इसे शिमला समझौते 1972 के तहत एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। विकास में बाधा। इस विवाद के कारण दोनों देश अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च करते हैं, जिससे दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय सहयोग और सार्क जैसे संगठन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब अगला खंड देखते हैं, इसमें हमें कम से कम 250 शब्दों में उत्तर देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है, विस्तार से समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। आज की बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद का विस्तार। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार जरूरी है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। वीटो पावर की समीक्षा। स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका उपयोग देश अपने व्यक्तिगत हितों के लिए करते हैं। इसे या तो समाप्त किया जाना चाहिए या इसके उपयोगिता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। बजटीय और प्रशासनिक सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय निर्भरता कुछ विकसित देशों पर अधिक है। इसे और अधिक स्वायत्त बनाने के लिए सदस्य देशों का योगदान की प्रतिक्रिया में सुधार और नौकरशाही को कम करने की आवश्यकता है। नए मुद्दों पर ध्यान। बदलते समय के साथ यूएनओ को अब पारंपरिक युद्धों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, महामारियों और मानव अधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों पर अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। निष्कर्ष। यदि ये सुधार लागू किए जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ केवल एक चर्चा मंच न रहकर वास्तव में एक प्रभावी विश्व संस्था बन सकता है। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। आतंकवाद और महामारियां सुरक्षा के लिए नए खतरे हैं, वर्तमान उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 21वीं सदी में सुरक्षा की धारणा बदल गई है। देखिए, वर्तमान समय में वैसे भी वैज्ञानिक युग है, तो सुरक्षा की धारणा बदल गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम मोबाइल यूज करते हैं
तो जिन कंपनियों का मोबाइल यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है हमें लगभग सब बातें उन्हें पता रहती है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया पर जानकारी डालता रहता है, हर आदमी दिनचर्या के बारे में डालता रहता है, जिससे हमें सब चीज़ें सामने वाले को पहले से पता रहती है। अब खतरा केवल सीमा पार की सेनाएं नहीं बल्कि अपारंपरिक स्रोतों से है, जिनमें आतंकवाद और महामारियां प्रमुख हैं। आतंकवाद पहला देखते हैं। आतंकवाद का अर्थ है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेना और आम जनता में भय पैदा करना। नया खतरा यह है किसी एक देश नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या। आज आतंकवादी संगठन इंटरनेट, सोशल मीडिया का उपयोग करके पूरी दुनिया भर में भर्ती और फंड जुटा रहे हैं। अमेरिका में 9/11 का हमला और भारत में 26/11 मुंबई का हमला इसके बड़े उदाहरण हैं। यह खतरे किसी सेना ने नहीं बल्कि गुप्त शत्रुओं से होते थे, जिनसे निपटना कठिन होता है। दूसरा है महामारियां, तेजी से फैलने वाली बीमारियां जो देशों की सीमाओं को नहीं मानती, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। नया खतरा, एक महामारी करोड़ों लोगों की जान ले सकती है, जो किसी युद्ध से भी ज़्यादा भयानक होता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है और सामाजिक ढांचा टूट जाता है। कोविड-19 महामारी ने दिखा दिया कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। इसके अलावा HIV, एड्स, इबोला, बर्ड फ्लू जैसे खतरे भी मानव सुरक्षा के लिए चुनौती है। निष्कर्ष, इन खतरों से निपटने के लिए केवल सैन्य शक्ति काफी नहीं है, इनके लिए सहयोग मूलक सुरक्षा की आवश्यकता है, जहां सभी देश मिलकर सूचनाओं का आदान प्रदान करें और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 565 रियासतें थी। तो उन रियासतों का भारत में एकीकरण करने के लिए देशी रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव वीपी मेनन। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें रजवाड़े थी। इन्होंने भारत में शामिल करना एक अत्यधिक कठिन कार्य था, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा किया था। पहला काम क्या किया? ऐतिहासिक। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल ही थे। उन्होंने रजवाड़े के शासकों को समझाया कि भारत से अलग रहना उनके और उनकी प्रजा दोनों के हित में नहीं है। सहयोग और कूटनीति। अधिकांश रजवाड़ों को उन्होंने प्रेम, राष्ट्रीय एकता की दुहाई देकर मना लिया। उन्हें शासकों को प्रीवी पर्स यानी विशेष भत्ता देने का वादा किया ताकि भारत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हो। कठिन मामलों का समाधान। जहां बातचीत से काम न चले वहां पटेल ने सैन्य बल का प्रयोग में भी संकोच नहीं किया। जूनागढ़, जहां जनमत संग्रह कराकर विलय सुनिश्चित किया। हैदराबाद, निजाम के अड़ियल रवैये के बाद ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। मणिपुर, जहाँ के राजा बोध चंद्र सिंह पर दबाव डालकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। विलय पत्र पटेल ने सभी राजाओं को इसी आधारित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए, जिससे रक्षा, विदेश, संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय भारत सरकार के पास आ गए। निष्कर्ष, सरदार पटेल की सूझबूझ के बिना भारत आज कई छोटे टुकड़ों में बटा होता, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारत का बिस्मारक कहा जाता है। बिस्मारक कौन था भाई? जर्मनी का था। जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था वो कौन था? बिस्मारक। इसके अथवा में अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने किस प्रकार सहायता की? तर्क दीजिए। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर काफ़ी डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन वास्तव में इसने राष्ट्र निर्माण में सहायता की। इसके तर्क निम्नलिखित हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी। भाषाई पुनर्गठन के कारण प्रशासन और राजनीति आम लोगों की भाषा में होने लगी। इससे राजनीति केवल अंग्रेजी बोलने वाले एलीट वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव देहात के लोग भी लोकतंत्र का हिस्सा बने। दूसरा है
सांस्कृतिक पहचान की मान्यता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भाषा के आधार पर राज्य बनने से विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा की सम्मान मिला, जिससे उनके मन में अलगाववाद की भावना कम हुई। तीसरा है एकीकरण को में मजबूती। शुरुआत में लगता था कि भाषा देश को बांट देगी, लेकिन इससे विविधता में एकता को वास्तविक रूप दिया। जब लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति सुरक्षित है, तो उनका भारतीय राष्ट्र के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। प्रशासनिक सुविधा। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होने से सरकारी कामकाज, शिक्षा, जनता से संवाद करना आसान हो गया, जिससे विकास की योजनाओं को लागू करना सरल हुआ। निष्कर्ष, 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन और 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश ने भाषा को अलगाव का हथियार बनाने की बजाय एकता का आधार बना दिया। इसने भारत के संघीय ढांचे को और अधिक मजबूत और लचीला बनाया। अगला प्रश्न है, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। चीन, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस, पाकिस्तान, जापान, सऊदी अरब, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। हम विश्व के मानचित्र पे कुछ देशों को देख लेते हैं। पहले तो बड़े बड़े देशों को देख लेते हैं। रसिया, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, चाइना, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिण के कोने में दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया, और ये अपना भारत है। तो हमें देखिए पहले देखना कौन था, चीन। भारत के हम अगर उत्तर पूर्व में चलेंगे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ब्रह्मा, और एकदम उत्तर में क्या है, चीन। ये पूरा कौन सा देश है, चीन। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगे, पहला देश पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद में ईरान, इराक, सऊदी अरब, यहाँ पे कजाकिस्तान। अब हमें देखते हैं साउथ अफ्रीका, जो नीचे दिखा हुआ है साउथ अफ्रीका है। ये जो यहाँ पे है ये ब्रिटेन है। ये जो एक देश के रूप में ये फ्रांस है। तो हम इस तरह देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में लगभग बड़े बड़े देश हैं, उनको हम देख सकते हैं। अगर हमें प्रश्न करना हो, ऐसा कोई प्रश्न दिया गया हो और हमें अगर समझना है, तो हमें अपने देश को अंकित कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री के बारे में पूछे तो पश्चिम की तरफ जाना है, और ज़्यादातर अगर बौद्ध कंट्री के बारे में पूछे या आपको चाइना जैसे देश या हम जैसे पूर्वी भारत के लोगों से मिलते जुलते जो लोग हैं उनके जैसे देशों के बारे में पूछे, तो हमें पूर्वी भारत की तरफ जाना है। पश्चिम और पूर्व का आपको अंतर समझ में आ गया। विश्व के मानचित्र में सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा देश दिखता है, जिसमें रशिया आता है, ठीक है। और सबसे छोटे देशों का आपको टुकड़े मिलेंगे यूरोप महाद्वीप में, वहाँ देशों का आकार थोड़ा छोटा है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगला पेपर लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।